नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूक्रेन रशिया क्राइसिस के बारे में। आज जो दोनों देशों के बीच में एक युद्ध की स्थिति बनी हुई है वो किस कारण से है और कैसे चीज़ें डेवलप हुई हैं, उस सभी पॉइंट्स पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता दूं, जैसे यूक्रेन और रशिया दोनों बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं। दोनों के बॉर्डर्स एक दूसरे के साथ लगते हैं, जैसा आप मैप में भी देख सकते हो। और यूक्रेन के साउथ ईस्टर्न पार्ट में डोनबास रीजन पड़ता है। इस डोनबास रीजन में दो सिटीज़ हैं या दो जगह हैं, एक का नाम है लुहांस्क और एक का नाम है डोनेट्स्क। ये दोनों सिटीज़ ही हैं जिनकी वजह से आज वर्ल्ड वॉर 3 या हम कह सकते हैं कि स्पेशली यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध की स्थिति तक बनी हुई है। तो सबसे पहले हमें कल्चर वाइज इन दोनों सिटीज़ को या डोनबास रीजन को समझना पड़ेगा। तो इन दोनों सिटीज़ में की पॉपुलेशन में लगभग 40% जो लोग हैं वो एथनिक रशियंस हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी उनके पूर्वज रशियंस थे इन 40% लोगों के। और ये पॉपुलेशन रशियन लैंग्वेज बोलती है और रशियन मतलब हम कह सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कि ये कहीं ना कहीं प्रो रशियंस हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे 1991 से, जब यूक्रेन बना था सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद। सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के बाद 15 अलग अलग देश बने थे, जिनमें से यूक्रेन एक था। तो यूक्रेन के बनने के बाद दो चीज़ें पैरेलली स्टार्ट होती हैं, एक तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ यूक्रेन और दूसरा था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो सेंट्रलाइजेशन यूक्रेन का जब किया जा रहा था तो इस डोनबास रीजन के लोग या जिनके अंदर प्रो रशियन फीलिंग थी वो इस सेंट्रलाइजेशन का विरोध कर रहे थे। वो डिमांड कर रहे थे कि उनको कुछ पावर दी जाए, उनको कुछ इंडिपेंडेंट पावर दी जाए और रशियन लैंग्वेज को भी एक्सेप्ट किया जाए एडमिनिस्ट्रेशन में। वो लोग ये चाहते थे, लेकिन उस टाइम जो रशिया की गवर्नमेंट था या जो भी लीडर थे उन्होंने इस चीज़ को नकार दिया, उन्होंने इसको एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं किया। तो इन प्रो रशियन फीलिंग वाले लोगों में से कुछ लोग ऐसे थे जो मनी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी पावरफुल थे और जिनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी काफ़ी अच्छा था। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म जब स्टार्ट हुए तो उन्होंने, जब प्राइवेटाइजेशन हो रहा था तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया यूक्रेन के असेट्स में, तो इससे उनकी स्थिति और मजबूत हो गई। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम 2004 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए। उसी टाइम एक जो प्रो रशियन था लिमिटेड टर्म से वो कैंडिडेट था प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का, उसका नाम था विक्टर यानुकोविच। इलेक्शन कंप्लीट हुए, लेकिन इलेक्शंस को फ्रॉड होने की वजह से कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। धीरे धीरे उस रीजन की या जो प्रो रशियन जिनको हम बोल सकते हैं उन लोगों ने ऑटोनमस रीजन बनाने की मांग स्टार्ट कर दी। और धीरे धीरे हुआ ये कि 2010 में एक प्रेसिडेंट बना यूक्रेन का जिसका नाम था विक्टर यानुकोविच। विक्टर यानुकोविच कहीं ना कहीं उस टाइम पे जब यूक्रेन बना था प्रो रशियन था, या हम कह सकते हैं सोवियत यूनियन का हिस्सा बना रहना चाहता था। जैसे ही एक ऐसा इंसान प्रेसिडेंट बनता है तो ऑटोनॉमी या ऑटोनोमस रीजन बनाने की मांग काफ़ी पीक पे हो जाती है। और 2013 में विक्टर यानुकोविच एज ए प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन फैसला लेता है कि हम यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं रहेंगे, हम उससे एग्जिट करेंगे। और वो रशिया के साथ मिलिट्री और इकोनॉमिक टाइज यूक्रेन की काफ़ी बढ़ा देता है। इससे फिर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं यूक्रेन में। तो 2014 में प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच का प्रेसिडेंशियल टर्म ख़त्म हो जाता है। अब 2014 में एक टर्निंग पॉइंट आता है। उस टाइम पे रसिया यूक्रेन का एक हिस्सा है जिसको क्रीमिया बोलते हैं, उसको एनेक्स कर लेता है।
रसिया के क्रीमिया को एनेक्स करने के बाद डोनेट्स्क और लुहांस्क के लोगों को भी काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। वो भी अपने लोकली या अपने कैसे भी अरेंज करके रेफरेंडम कराते हैं और उस रेफरेंडम के बेस पे अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं कि हम यूक्रेन का हिस्सा नहीं हैं, हम इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं दोनों। उसके बाद वो दोनों अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ डिक्लेयर तो कर देते हैं, लेकिन ना तो इंटरनेशनल कम्युनिटी और ना रसिया जिनका वो हिस्सा बनना चाहते थे उसको इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ एक्सेप्ट करते हैं। और टाइम के साथ साथ वेस्टर्न इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे रशियन ट्रूप्स को देखा गया, लेकिन रसिया ने ऑफिशियली ये एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे कोई भी ट्रूप्स वहाँ पे नहीं हैं और ना ही हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद पीस कीपिंग मेजर्स लिए जाते हैं। कुछ देश जैसे फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन मिलके डोनेट्स्क और लुहांस्क जो इनके लीडर्स थे उनके साथ एग्रीमेंट करते हैं कि आप ऑटोनोमस रीजन बने रहिए, आपको पावर्स दी जाएंगी। तो सबसे पहले 2014 में होता है, लेकिन इसका भी कोई ख़ास नतीजा नहीं निकलता है। उसके बाद 2015 में मिन्स्क 2 एग्रीमेंट होता है। उसके बाद डिसाइड होता है कि लोकल गवर्नमेंट इन दोनों एरियाज़ में बनाई जाएंगी, लेकिन चीज़ें कुछ काफ़ी सुधार होता नहीं है। अब पिछले 3-4 दिन पहले ही 21 फरवरी 2022 को रसिया डोनेट्स्क और लुहांस्क दोनों सिटीज़ को इंडिपेंडेंट एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद हड़कंप मच जाता है। तो चीज़ें 21 फरवरी 2022 के बाद काफ़ी स्पीड से बदलती हैं, जैसे ही रसिया उनको इंडिपेंडेंट मान लेता है। अब इसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी के अलग अलग देशों के अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स आते हैं। अब चीज़ें जो स्टार्ट होंगी वो सैंक्शंस के लेवल पे स्टार्ट होंगी। अलग अलग देश इकट्ठे होकर या इंडिविजुअली अलग अलग तरीके से सैंक्शंस लगाएंगे रसिया पे और इस रीजन पे, डोनबास रीजन पे, ताकि चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके। तो अब बात करते हैं कि किस देश के क्या रिएक्शन हैं उसके ऊपर। तो अभी सबसे पहले यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रिलीज़ किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यूएस के कोई भी लोग ना तो इस डोनबास रीजन में इन्वेस्ट करेंगे, ना इस रीजन के साथ कोई भी ट्रेड करेंगे। नंबर 2 पे जो रिस्पॉन्स आया है वो आया है ऑस्ट्रिया, जर्मनी की तरफ से। ऑस्ट्रिया और जर्मनी दोनों देशों ने कहा है कि एक गैस पाइपलाइन, नेचुरल गैस पाइपलाइन जो रसिया से होके जर्मनी की तरफ जा रही थी उसको सर्टिफाई नहीं करेंगे, जिसका नाम नॉर्ड स्ट्रीम था। जो तीसरा है वो है कि रसिया को स्विफ्ट टेक्नोलॉजी से बाहर किया जा सकता है। स्विफ्ट एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो इंटरनेशनल लेवल पे होती हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में, उनमें मिडलमैन का काम करता है इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए। तो ये कुछ स्टेप्स फ़िलहाल तक अलग अलग देशों के द्वारा लिए गए हैं। अब हम इंडिया के स्टैंड की बात करें कि इंडिया का इसके ऊपर क्या कहना। तो इंडिया ने सिक्योरिटी काउंसिल में अभी अभी अपना एक बयान दिया है कि ना हम रसिया के साथ हैं और ना हम जो ये देश हैं जो इसको रजिस्ट कर रहे हैं जैसे यूएस, जर्मनी, फ्रांस, इनके साथ हैं। इंडिया का अपना एक इंडिपेंडेंट स्टांस है। इस इंडिया के इंडिपेंडेंट स्टांस को देखने के बाद रसिया काफ़ी खुश हुआ है। रसिया के एम्बेसडर ने अभी बयान दिया है कि हम इंडिया के इंडिपेंडेंट स्टांस से काफ़ी खुश हैं और हमारे इस सभी सिचुएशंस या इन सभी डेवलपमेंट्स के बाद इंडिया के साथ जो भी रिलेशंस हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल लेवल पे हों या मिलिट्री लेवल पे हैं, इन पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा। तो अब तक की जो अपडेट थी मैंने वो आपको सारी दे दी हैं। आगे अगर कोई अपडेट होती है तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।